ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्तियों की सुनवाई प्रक्रिया को पूरा करने की आज आखिरी तारीख। राज्य के 6500 केंद्रों पर लगभग 15 लाख लंबित मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आंदोलन। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का आज दिल्ली कूच से पहले अग्निहोत्री ने लिया शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। हाथरस में बरी हुए युवकों को कथित तौर पर दुष्कर्मी कहने से जुड़ा है मामला। हाथरस की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया है नोटिस। देश भर में आज ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल। घटती कमाई और शोषण के खिलाफ प्रदर्शन। ओला, उबर और रैपिडो सर्विसेज होंगी प्रभावित। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पटना से गिरफ्तार। घर किराए पर लेकर कब्जाने का है आरोप। बोले पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। पप्पू यादव ने अपनी सेहत पर जताई चिंता। मुंबई मेयर चुनाव की तारीख तय। आज होगा नामांकन। 11 फरवरी को होगी वोटिंग। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना दोनों लगा रहे हैं जोर। महाराष्ट्र में आज जिला परिषद चुनाव। 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए हो रही है वोटिंग। पवार परिवार की साख दांव पर। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संसद में स्पीकर की शक्तियों को लेकर उठाया सवाल। कहा क्या स्पीकर से भी ज्यादा है कोई ताकतवर। संसद की घटती बैठक अवधि पर भी जताई चिंता। मिशन 2027 के लिए मायावती ने कसी कमर। आज लखनऊ में बसपा की बड़ी प्रदेश स्तरीय बैठक। चुनावी रणनीति और विलेज टास्क फोर्स को लेकर दिए जाएंगे निर्देश। असम में पाकिस्तान लिंक की रिपोर्ट पर मचेगा घमासान। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से जुड़ी एसआईटी की रिपोर्ट पर आज फैसला लेगी असम कैबिनेट। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिपोर्ट के तथ्यों को बताया चौंकाने वाला। ओमान के मस्कट में अमेरिका ईरान के बीच बेनतीजा रही बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी। परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं तो होंगे गंभीर परिणाम। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले बीएनपी ने जारी किया घोषणा पत्र। सामूहिक प्रगति के लिए पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने और घुसपैठ को रोकने के उपायों का किया ऐलान। भारत पर एक्स्ट्रा अमेरिकी टैरिफ आज से खत्म। अमेरिका खोलेगा 30 लाख करोड़ डॉलर का बाजार। भारत खरीदेगा 500 अरब डॉलर का सामान। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे पर हुए रवाना। 8 साल बाद जा रहे हैं मलेशिया। फरार जाकिर नाइक का उठाएंगे मुद्दा। कल सीईओ फोरम में होंगे शामिल। ट्रंप ने बराक और मिशेल ओबामा का वीडियो किया डिलीट। व्हाइट हाउस बोला स्टाफ ने गलती से की शेयर। पूर्व राष्ट्रपति उनकी पत्नी को दिखाया था बंदर। आरबीआई एमपीसी का फैसला। छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी 20 लाख तक का मिलेगा कर्ज। केसीसी और बैंकिंग सुविधाओं में भी सुधार। डिजिटल धोखाधड़ी पर आरबीआई का बड़ा फैसला। अब पीड़ितों को मिलेगा 25,000 तक का मुआवजा। गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले एक बार की राहत होगी प्रस्तावित मुआवजा। यूआईडीएआई का बड़ा कदम। 2.5 करोड़ अजीवित लोगों के आधार नंबर हुए बंद। धोखाधड़ी पर शिकंजा। लोगों के लिए खुशखबरी। चांदी 13,000 रुपए टूटी। वहीं सोना हुआ 3400 रुपए सस्ता। भारतीय रेलवे जल्दी निकालेगा 1.5 लाख नई भर्तियां। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आगे पहुंची है प्रक्रिया। पुणे में महार वतन भूमि की खरीद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस मामले में दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम सामने आया है, जिसे लेकर सामना में एक लेख छपा है। इसमें लिखा गया कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पार्थ पवार को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया। बावनकुले ने साफ कहा कि अभी तक सरकार को कोई अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं मिली है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने 8 दिन का और समय मांगा है, जिसे सरकार मंजूरी देने वाली है। जिला परिषद चुनाव और कर्मचारियों की कमी की वजह से जांच में देरी हो रही है। जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी को भी निर्दोष बताना जनता को गुमराह करना है। माना जा रहा है कि अगर पार्थ पवार बीजेपी से अलग होते हैं तो उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि विपक्ष अक्सर ये कहता है कि किसी भी नेता पर अगर ईडी, सीबीआई या किसी भी आरोप को लेकर जांच जारी है और वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो नेता बीजेपी के वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। पार्थ पवार को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं, इसलिए उनके ऊपर लगे आरोप साफ हो गए हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला महार वतन भूमि की खरीद से जुड़ा है। पार्थ पवार पर आरोप है कि एक अमेडिया नाम की कंपनी ने पुणे के मुंदवा इलाके में करीब 40 एकड़ महार वतन जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीदी, जबकि इस जमीन की बाजारी कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आईटी पार्क बनाने का हवाला देकर करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी में हेराफेरी का भी आरोप पार्थ पवार पर लगा है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, लेकिन विपक्ष के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर देश भर में विवाद गहराता जा रहा है। फिल्म के नाम को जाति सूचक और विशेष समुदाय की छवि को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए इसका विरोध हो रहा है। फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग कर दी गई है। इसी क्रम में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए फिल्म के टाइटल की कड़ी शब्दों में निंदा की और केंद्र सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग की। मायावती ने एक्स पोस्ट में लिखा, ये बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, बीएसपी की ये मांग है। फिल्म के विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूजर्स इसे धार्मिक और जातिगत भावनाओं पर हमला करार दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स या फिल्म के निर्माताओं की तरफ से इस विवाद पर अब एक टिप्पणी भी सामने आई है। इससे पहले अधिवक्ता विनीत जिंदल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रीट याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। याचिका में कहा गया कि टाइटल घूसखोर पंडित ब्राह्मण समुदाय की गरिमा, प्रतिष्ठा और भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और जानबूझकर अपमानजनक बनाया गया है। याचिकाकर्ता विनीत जिंदल ने बताया कि नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म का प्रचार शुरू कर दिया है। पंडित शब्द को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़कर पेश किया जा रहा है, जो ब्राह्मण समुदाय के प्रति अपमानजनक और सांप्रदायिक रूप से उकसाने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म की रिलीज से ब्राह्मण समुदाय की छवि को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचेगा और सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा। ऐसे में डर है कि ये शो सामूहिक मानहानि, हेट स्पीच और सांप्रदायिक तनाव पैदा करेगा। इसलिए उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप और अंतरिम रोक की मांग की। ओटीटी पर रिलीज होने जा रही फिल्म घूसखोर पंडित के विरोध की आग राजधानी भोपाल में भी देखी गई। राजधानी भोपाल फिल्म के विरोध में ब्राह्मण समाज ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया है। एमपी नगर चौराहे पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने फिल्म के नाम और इसके संवादों को बेहद आपत्तिजनक बताया। संगठन ने एमपी नगर थाने में फिल्म के कलाकारों, निर्देशक और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। अब इसी बीच फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने अपनी आगामी फिल्म घूसखोर पंडित के नाम को लेकर उठे विवाद पर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। कई लोग इसे ब्राह्मण समाज की गरिमा के खिलाफ बताते हुए आपत्तिजनक मांग कर रहे हैं। हालांकि नीरज पांडे ने फिल्म के शीर्षक का बचाव करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। जिन लोगों को ठेस पहुंचती है उन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी और कहा कि फिल्म से जुड़ी सभी प्रचार सामग्री तुरंत हटा दी गई है। उसके इतर भाजपा नेता अपर्णा विष्ट यादव ने फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर हुए विवाद पर कहा, वो सुनिए। मुझे बस अपनी बात कहनी है कि इस प्रकार की असंवेदनशील जो नेटफ्लिक्स पे अपनी जो सीरीज आती हैं उनको जो है प्रचलित करने के लिए इस तरीके की बात करना और लिखना एक ऐसे समाज के बारे में
जिस समाज ने हमेशा इस पूरे दुनिया में जो है सनातन को जीवित रखा है, जिसने एक तरह से जो है बहुत विशेष कार्य किया है। और मुझे लगता है लाइट हाउस अगर कहा जाए इसको सोसाइटी का, तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे समाज को जो है इस तरह से टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। और हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां जातियों के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी टीका करना असंवैधानिक भी है, तो इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो भी डिसीजन लिया है एफआईआर कराने का इन नेटफ्लिक्स वालों के जो सीरीज जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ, मैं इसका स्वागत करती हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुए हिंसा के 2 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की कोर्ट ने आरोपी अतहर खान और सलीम मलिक की जमानत याचिकाओं पर यह नोटिस जारी किया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को जमानत दी है। वहीं इस मामले में अतहर खान और सलीम मलिक को बेल न मिलने पर हाईकोर्ट में जमानत याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सलीम मलिक के वकील और अतहर खान के वकील ने कहा, सलीम मलिक के खिलाफ आरोप सह आरोपी सलीम खान और शादाब अहमद जैसे ही हैं, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इन दोनों को भी सलीम खान के बराबर मानते हुए जमानत मिलनी चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील ध्रुव पांडे ने कहा कि यह कहना कि आरोपियों की स्थिति जमानत पाने वालों जैसी ही है शायद सही नहीं है। वहीं मामले में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मांगा और साफ किया कि अगली तारीख पर मामलों में कोई रोक नहीं दी जाएगी। साथ ही अतहर खान और सलीम मलिक की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने पुलिस को 2 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अगली सुनवाई 3 मार्च को करेगी। जैसा आप जानते हैं कि सलीम मलिक और अतहर खान पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक हिंसा के पीछे बड़ी साजिश रचने के आरोप में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप है। अब दिल्ली पुलिस इस नोटिस पर क्या जवाब दाखिल करती है, ये तो देखना होगा। बिहार में आधी रात निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी किसी नए मामले में नहीं बल्कि 30 साल से भी ज्यादा पुराने एक कानूनी विवाद में हुई है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान राजधानी पटना में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसने राज्य के राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। शुक्रवार की रात 11 बजे जैसे ही पप्पू यादव दिल्ली में लोकसभा सत्र खत्म करके पटना लौटे, भारी पुलिस बल ने उनके आवास की घेराबंदी कर दी। एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में 5 थानों की टीम सिविल ड्रेस में वहां पहुंची। गिरफ्तारी के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। पप्पू यादव के समर्थक पुलिस की गाड़ियों पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। खुद पप्पू यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए चिल्लाकर कहा कि ये लोग मुझे मारने आए हैं, क्या ये किसी अपराधी का घर है? कर दिया गया है पप्पू जी, सरकार से पूछिए को बचाना। उन्होंने मांग की कि उन्हें रात में ले जाने के बजाय हाउस अरेस्ट ही रखा जाए और सुबह वो खुद ब खुद कोर्ट में पेश हो जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। आइए पहले समझ लेते हैं कि यह मामला क्या है। पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह के मुताबिक ये मामला 1995 गर्दनी बाग थाना का है। मकान मालिक विनोद बिहारी लाल ने इल्जाम लगाया था कि पप्पू यादव ने निजी इस्तेमाल के नाम पर धोखाधड़ी से मकान किराए पर ले लिया, लेकिन बाद में उसे राजनीतिक कार्यालय बना दिया। उन पर जालसाजी, घर में घुसपैठ, आपराधिक धमकी और साजिश जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज था। मामला एमपी एमएलए विशेष अदालत में ट्रायल पर था। बार बार बुलाने के बावजूद सांसद कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गिरफ्तारी उनके घर से की गई है। 1995 का एक मामला था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी निकाला गया था। और अभी चूंकि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है प्रोसीजर लॉ में, उसके तहत उनको हॉस्पिटल लाया गया है और उसमें उनका मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। उसके पश्चात डॉक्टर जैसा डिसाइड करेंगे उनको फिर किसी थाने में ले जाया जाएगा, तत्पश्चात माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा। पप्पू यादव ने अपनी गिरफ्तारी को पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बहुत शानदार बिहार पुलिस, हम नीट छात्रा न्याय की लड़ाई लड़े, बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया, हमें गिरफ्तार करने पटना आवास पहुंच गई, लेकिन इससे पप्पू यादव न झुकेगा न चुप होगा, बेईमानों की कारगुजारियों को बेनकाब करके रहेंगे, जेल भेज दो, पप्पू रुकेगा नहीं। उनका दावा है कि हाल ही में उन्होंने पटना नीट छात्रा की जान जाने के मामले और गर्ल्स हॉस्टल के मुद्दों पर सरकार को घेरा था, जिसकी वजह से अब उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।
उधर गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई। सिर में दर्द और धड़कन बढ़ने की शिकायत के बाद उन्हें पहले IGIMS और फिर PMCH ले जाया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजीव रंजन ने पुष्टि की है कि उनका इलाज जारी है। नहीं, अभी हम कैसे बता दें, ये तो हम बताएंगे जब फिजिशियन क्या डिसीजन। देखिए, वो मेरा काम नहीं है रखना न रखना, मेरा काम है उनका इलाज हो ठीक से प्रॉपर अगर हो रहा है तो सारे लोग आ रहे हैं, सब लोग हैं, उनके आए तो उसी समय उनका तुरंत शुरू हो गया इलाज। अब ये तो फिजिशियन और सर्जन जानेंगे। बिहार में इस गिरफ्तारी ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। अब इसके बाद पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी हो सकती है। सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं कि क्या सांसद को जमानत मिलेगी या उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ेगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद के बाहर एक बेहद ही खतरनाक आत्मघाती बम धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि हमले में कम से कम 31 लोग मारे गए, जबकि 169 से ज्यादा घायल हो गए। राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी इलाके तरलाई में स्थित इमाम बारगाह कसर एक खदीजातुल कुबरा में ये जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार विस्फोट नमाज के तुरंत बाद हुआ और मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई गई। धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस समय मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। धमाके के बाद मस्जिद के अंदर और गेट के पास कई शव पड़े दिखाई दिए, जबकि घायलों को आसपास के लोग अपनी गाड़ियों में अस्पताल लेकर गए। बताया गया कि रेस्क्यू की पहली गाड़ी करीब 40 मिनट बाद पहुंची। इस बीच पाक पुलिस अधिकारियों का चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया। 2 पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुसाइड बॉम्बर को इमामबाड़े के गेट पर मौजूद 2 सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया था। फिर बॉम्बर घबरा गया और उसने धमाका कर दिया। हमलावर अंदर मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं कर सका था। पहली रकत के सजदे के दौरान ही गोलियों की आवाज सुनाई दी और कुछ ही सेकंड बाद तेज धमाका हुआ। हमलावरों ने पहले सुरक्षा गार्ड को निशाना बनाया और फिर एक आत्मघाती हमलावर मुख्य हॉल तक पहुंच गया। घटनास्थल से मिला हमलावर का सिर जांचकर्ताओं को मिला है, जिसके आधार पर उसकी पहचान पेशावर के गंज इलाके के निवासी के रूप में हुई है। तो वहीं जांच एजेंसियों ने बताया कि हमलावर के आतंकी संगठन ISIS से जुड़े होने और कई बार अफगानिस्तान आने जाने के प्रमाण मिले हैं। ये जानकारी रॉयटर्स के हवाले से आई है। घटनास्थल की तस्वीरों में मस्जिद के अंदर खून से सना फर्श, टूटे शीशे और मलबा साफ देखा गया। कई घायल लोग मस्जिद के बाहर बगीचों में पड़े रहे, जिन्हें स्थानीय लोग और सुरक्षा बल मिलकर अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक हमले में इस्लामाबाद के IGP सैयद अली नासिर रिजवी का 33 वर्षीय चचेरा भाई सैयद हसन अली भी मारा गया। उनके पिता रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर सैयद महमूद अली घायल हुए हैं। उनके दोस्त इकरामुल्लाह ने बताया कि हसन अली अपने पिता को बचाने की कोशिश में मारे गए। पाकिस्तान के संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फजल चौधरी ने इस हमले को आतंकवादी हमला करार दिया है और कहा कि ऐसी कायराना हरकतें देश के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। तो वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को निशाना बनाना मानवता और राष्ट्रीय चेतना पर हमला है। ऐसा हमला पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 नवंबर 2025 को इसी तरह का धमाका इस्लामाबाद के G11 इलाके में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के बाहर हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत और 30 से अधिक लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि यह हमला शिया सुन्नी विवाद से जोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद में आमतौर पर कड़ी सुरक्षा होती है और इस तरह के धमाके रेयर माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में हिंसक घटनाओं में तेजी देखी गई है। शिया समुदाय जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, पहले भी कई बार सांप्रदायिक हमलों का शिकार रहा है। कई बार तालिबान जैसे संगठनों पर शिया समुदाय को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं।
इस हमले के बारे में जानकार कहते हैं कि ये सिर्फ शिया और सुन्नी का टकराव नहीं, बल्कि इसमें अरब देशों की तरफ से जियोपॉलिटिक्स का दांव भी हो सकता है। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है और जांच एजेंसियां मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है।